20 जुलाई 2023 भारत की संसद के मानसून सत्र में एक वीडियो को लेकर हंगामा मच जाता है। मणिपुर से जुड़ा एक वीडियो तेजी से पूरे देश में वायरल हो जाता है। इस वीडियो में 2 महिलाओं को निवस्त्र करके सड़क पर घुमाते हुए साफ देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 4 मई का है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह अब वायरल हुआ है। ऐसे ही पता नहीं कितनी ही घटनाएं मीडिया में आने से रह गई। मणिपुर के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। 3 मई से लगातार हिंसा का दौर चल रहा है और यह हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जबकि मणिपुर में भारी संख्या में BSF सेना रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है, लेकिन अभी तक मणिपुर में शांति स्थापित नहीं हो पाई है। इस हिंसा में अब तक करीब 130 लोग मारे जा चुके हैं, तो वहीं करीब 400 से ज्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। हिंसा को रोकने के लिए सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के संघर्ष के कारण करीब 60,000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों से दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर भी होना पड़ा। आखिर क्यों मणिपुर लगभग 2 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है? क्या इसके पीछे विदेशी ताकतें काम कर रही है या फिर कारण कुछ और ही है? क्या है मणिपुर हिंसा का सच? कि इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, इसलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मणिपुर प्रकृति की गोद में बसा एक बहुत ही सुंदर राज्य है। मणिपुर का इतिहास अपने आप में ही बहुत पुराना है। माना जाता है कि मणिपुर का प्राचीन नाम कनलेपाक था। इसके अलावा इतिहास में मणिपुर को दूसरे नामों जैसे कि मैत्रभाग, पोंथोक्लम के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन काल में मणिपुर को पड़ोसी राज्य अलग अलग नामों से पुकारते थे, जैसे कि बर्मिया वाले से कथे कहते थे, तो वहीं असमिया वाले से मोगली या फिर मिक्ली कहते थे। मणिपुर का इतिहास 33 ईस्वी में पाखंगवा के राज्याभिषेक के साथ शुरू होता है, जिन्हें मणिपुर का पहला शासक माना जाता है। पाखंगवा ने मणिपुर पर लगभग 120 साल तक शासन किया। पाखंगवा ने 33 ईस्वी से लेकर 154 ईस्वी तक शासन किया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक मणिपुर एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, लेकिन 1890 से लेकर 1825 तक यहाँ पर वर्मी लोगों का शासन रहा। 1891 में खोंगजोम में अंग्रेजों और मणिपुर के लोगों के बीच एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में मणिपुर के शासक पावना ब्रजवासी शहीद हो गए और मणिपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1947 तक मणिपुर पर अंग्रेजों का शासन रहा। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने यहाँ का महाराजा बोधचंद्र सिंह को बना दिया। बोधचंद्र सिंह ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए 21 सितंबर 1949 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जब 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू किया गया तो मणिपुर मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ में भाग सी के एक राज्य के तौर पर शामिल हो गया। बाद में यहाँ पर एक प्रादेशिक परिषद बनाई गई, जिसमें 30 इलेक्टेड और 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स चुने गए। 1962 में लागू हुआ केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर 30 इलेक्टेड और 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स की विधानसभा बनाई गई। 21 जनवरी 1972 में इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और यहाँ पर 60 मेंबर्स की विधानसभा का गठन किया गया। अभी यहाँ से लोकसभा के लिए 2 और राज्यसभा के लिए 1 मेंबर चुनकर जाता है। मणिपुर की सीमा उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार से लगती है। मणिपुर कुल 22,347 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। मणिपुर का अधिकतर इलाका पहाड़ी है और यह पूरी तरह से जंगलों से ढका हुआ है। यहाँ पर 2 ट्राइब्स मैतेई और कुकी की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसमें मैतेई हिंदू हैं और कुकी ईसाई। इनके अलावा यहाँ दूसरी ट्राइब्स भी रहती हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। इतिहास की माने तो यहाँ के मूल निवासी मैतेई हैं। मणिपुर में कुकी और मैतेई के बीच हिंसक झड़पों का दौर हमेशा से चलता आया है। अभी भी मणिपुर में इन्हीं दोनों ट्राइब्स के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। मणिपुर के इस खूनी संघर्ष की शुरुआत मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश से होती है। 19 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि मैतेई को ST कैटेगरी में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए। इस आदेश के आते ही पहले से ही ST कैटेगरी में शामिल कुकीज ट्राइब्स नाराज हो जाता है और मणिपुर में छुटपुट हिंसा का दौर शुरू हो जाता है। 27 अप्रैल को चुराचंदपुरा में एक ओपन जिम को आग लगा दी जाती है। इस ओपन जिम का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह करने वाले थे। इस घटना से चुराचंदपुरा में हिंसा फैल जाती है। 28 अप्रैल को चुराचंदपुरा सहित मणिपुर के 5 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और इन जिलों में धारा 144 लगा दी जाती है। 3 मई को इम्फाल में ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर एक शांति मार्च निकालता है। यह मार्च शांति से चल रहा था कि अचानक से एक बोलेरो में आए कुछ बदमाशों ने एंग्लो कुकी वॉर गेट के बाहर आग लगा दी और देखते ही देखते हिंसा भड़क उठी। कुकी ट्राइब्स को लगा कि शायद यह आग
मैतेई ने लगाई है, जबकि अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि गेट पर आग किसने लगाई थी। इम्फाल में हुई इस रैली के चलते कोरबांग इलाके में हिंसा भड़क गई, जिसमें करीब 11 लोग घायल हो गए। जब हिंसा बढ़ने लगी तो 4 मई को केंद्र सरकार ने राज्य में सेक्शन 355 लागू कर दिया। सेक्शन 355 के अकॉर्डिंग जब राज्य सुरक्षा व्यवस्था को मैनेज करने में फेल हो जाता है तो इसका अधिकार केंद्र सरकार अपने हाथ में ले लेती है और राज्य की शासन व्यवस्था राज्यपाल के हाथों में चली जाती है। सेक्शन 355 के लागू होते ही राज्य में सेना को बुलाया जाता है। सेना के साथ साथ राज्य में असम राइफल्स, BSF, रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती कर दी जाती है और उग्रवादियों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी कर दिए जाते हैं। सेक्शन 355 को लागू करने के बाद हिंसा और तेज हो जाती है और 5 मई को इम्फाल में करीब 1700 घरों और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया जाता है। सरकारी रिकॉर्ड्स की माने तो इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। 12 मई को चुराचांदपुरा जिले में घात लगाकर पुलिस पर हमला होता है और पुलिस के हथियार लूट लिए जाते हैं। एक पुलिस अधिकारी की मौत भी इस हमले में हो जाती है। हथियार लूटने के कारण स्थिति और ज्यादा बिगड़ने लगती है। एक रिपोर्ट की माने तो मणिपुर के अलग अलग पुलिस थानों से उपद्रवियों ने अभी तक करीब 4000 से ज्यादा हथियार लूट लिए हैं। 14 मई को राज्य की बिगड़ती व्यवस्था को देखकर मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में राज्य के मंत्रियों का एक डेलीगेशन देश के गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करता है और राज्य में हिंसा की जानकारी देता है। लेकिन इसी दौरान अचानक से राज्य में हिंसाओं का दौर थम जाता है। लेकिन जैसे ही यह खबर आती है कि 29 मई को देश के गृह मंत्री अमित शाह 4 दिन के मणिपुर दौरे पर आ रहे हैं तो 28 मई को सुगनु और फएंग में एक बार फिर से हिंसा का दौर शुरू हो जाता है। इस हिंसा में एक पुलिसकर्मी सहित करीब 5 लोग मारे जाते हैं। 29 मई को अमित शाह मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचते हैं। 1 मई को अमित शाह इम्फाल के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हैं और लोगों से पुलिस के लूटे हथियार वापस करने की अपील करते हैं, जिसके बाद 2 जून को करीब 144 हथियार लौटा भी दिए जाते हैं। लेकिन हिंसा फिर भी नहीं रुकती और 4 जून को काकचिंग जिले के सेरो गांव में करीब 100 घरों को आग लगा दी जाती है तो वहीं BSF की एक पोस्ट पर मोर्टार से हमला होता है। 15 जून को भाजपा सांसद और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के इम्फाल के निजी घर में विद्रोही आग लगा देते हैं। राज्य मंत्री के घर को आग लगाने की प्लानिंग इस तरह से की जाती है कि मणिपुर में मौजूद करीब 50,000 जवानों को भी इस बात की खबर तक नहीं होती। आग लगाने से पहले ही राज्य मंत्री घर तक जाने के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया था, जिससे सुरक्षा बलों और फायर ब्रिगेड को घटनास्थल तक पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। तब तक घर जलकर राख हो चुका था। उस समय राज्य मंत्री राजकुमार रंजन कोची में थे, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। हथियार लौटाने की अवधि पूरी होने के बाद भी जब हथियार वापस नहीं आए तो सुरक्षा बलों ने घर घर सर्च ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। इस दौरान सेना ने प्रतिबंधित संगठन कनगल्लई यावोल कन्नालू यानी KYKL के करीब 12 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों में एम्बुश का मास्टरमाइंड मोइरांगथेम तंबा भी था, जिसने साल 2015 में चंदेल जिले में करीब 18 सैनिकों की जान ले ली थी। लेकिन 25 जून को करीब 1,500 महिलाएं सेना के कब्जे से इन उग्रवादियों को छुड़ा ले जाती हैं। इस तरह से हिंसाओं का यह दौर चल पड़ता है। कहने को तो हिंसा का कारण मणिपुर हाईकोर्ट का फैसला है, लेकिन इस हिंसा के पीछे साजिश काफी बड़ी है। माना जाता है कि मणिपुर की हिंसा का पहला कारण जमीन पर अधिकार की लड़ाई है। मणिपुर की कुल जनसंख्या का करीब 53% हिस्सा मैतेई समुदाय से आता है, जिनमें से अधिकतर हिंदू हैं। इन्हें पहाड़ियों में रहने की अनुमति नहीं है क्योंकि इनके पास शेड्यूल कास्ट का स्टेटस नहीं है, इसलिए ये इम्फाल घाटी में रहते हैं। संविधान की धारा 371C शेड्यूल ट्राइब्स को ही जंगल में रहने की अनुमति देती है ताकि जंगलों को संरक्षित किया जा सके। इस कारण से मैतेई समुदाय मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में नहीं रह सकता। मणिपुर का करीब 90% इलाका पहाड़ी है। इस तरह से 53% जनसंख्या को रहने के लिए मणिपुर का सिर्फ 10% हिस्सा ही मिला हुआ है, जबकि कुकी ट्राइब्स की जनसंख्या मणिपुर की कुल जनसंख्या करीब 16% ही है और ये सभी ईसाई हैं और इन्हें रहने के लिए मणिपुर का करीब 90% जगह मिली हुई है। इस तरह से भूमि की उपलब्धता की इस असमानता के कारण मैतेई और कुकी ट्राइब्स में हर समय संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। इसी असमानता को देखते हुए मणिपुर के हाईकोर्ट ने सरकार को मैतेई को भी शेड्यूल ट्राइब्स यानी ST कैटेगरी में शामिल किए जाने का आदेश दिया था। लेकिन
कुकी-जोमी ट्राइब्स किसी भी कीमत पर पहाड़ी इलाकों को छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा सालों से चला आ रहा है। एक ट्राइब्स पहाड़ी इलाकों में बसना चाहती है तो वहीं दूसरी ट्राइब्स उसे पहाड़ी इलाकों में नहीं रहने देना चाहती। इस कारण से धीरे धीरे दोनों ही समुदायों के बीच एक दूसरे के प्रति नफरत उभरने लगी और इसका सीधा फायदा उठाया ड्रग्स माफिया, ईसाई मिशनरीज और राष्ट्र विरोधी ताकतों ने। उन्होंने कुकी-जोमी समुदाय को पैसे, हथियार और दूसरी सहायताएं देना शुरू कर दिया। देखा जाए तो कुकी समुदाय का इतिहास ही हिंसा का रहा है। अभी भी मणिपुर में जो 32 उग्रवादी संगठन मौजूद हैं, वे सभी संगठन कुकी-जोमी समुदाय के ही हैं। जब ईसाई मिशनरीज ने देखा कि यहाँ के दो मुख्य समुदायों के बीच बहुत ज्यादा टकराव की स्थिति बनी रहती है, तो ईसाई मिशनरीज ने इसे अपने लिए सबसे अच्छा अवसर समझा और यहाँ पर मिशनरीज एक्टिविटीज पहले के कंपैरिजन और ज्यादा तेज कर दी। संविधान के सेक्शन 371C का सबसे ज्यादा फायदा ईसाई मिशनरीज ने उठाया है। जिन क्षेत्रों में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा कोई भी नहीं रह सकता, वहाँ ईसाई मिशनरीज ने सैकड़ों की संख्या में चर्च खड़े कर दिए। ईसाई मिशनरीज ने धीरे धीरे मैतेई ट्राइब्स के लोगों को भी ईसाई बनाना शुरू कर दिया। जो मैतेई ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाते, उन्हें पहाड़ी इलाकों में रहने की अनुमति दे दी जाती। मैतेई लोगों के पास पहले से ही रहने के लिए जमीन की कमी पड़ रही थी, इसलिए यहाँ का मैतेई समाज तेजी से ईसाई बनने लगा। साल 1901 में मणिपुर की 96% जनसंख्या हिंदू थी, जो साल 2021 में मात्र 49% ही रह गई। इस तरह से देखा जाए तो पिछले 100 से भी ज्यादा सालों में यहाँ पर बड़ी तेजी से कन्वर्जन का काम हुआ है। वर्तमान सरकार ने इस तरह की असंवैधानिक गतिविधियों को खत्म करने के लिए तेजी से काम किया है, जिसके चलते उन्होंने जंगलों में अवैध चर्चों को हटाना शुरू कर दिया। हिंसा से पहले भी सरकार ने चुराचांदपुरा में ऐसे ही एक अवैध गांव पर बुलडोजर चला दिया था, जिसके कारण ईसाई मिशनरी तिलमिला उठे और देखते ही देखते यहाँ हिंसा तेजी से फैल गई। माना जा रहा है कि इस हिंसा में अभी तक करीब 200 चर्च तोड़ दिए गए हैं, जिसके कारण ईसाई मिशनरीज और ज्यादा परेशान हो उठे और उन्होंने आपसी टकराव की स्थिति पैदा कर दी और इसे एक धार्मिक उन्माद में बदल दिया। अभी भी अधिकतर लोगों का यही मानना है कि मणिपुर हिंसा का कारण मणिपुर हाई कोर्ट का आदेश है, जबकि सोचने वाली बात यह है कि मणिपुर का हिंसा का कारण सिर्फ आरक्षण का मुद्दा है या फिर कुछ और भी है। देखा जाए तो यह कहना कि आरक्षण के कारण पिछले 2 महीनों से मणिपुर जल रहा है, तो यह कहना पूरी तरह से बेवकूफी होगी, क्योंकि इस देश में बहुत से आरक्षण आंदोलन हुए हैं, लेकिन देश ने आज तक इस तरह से किसी राज्य को जलते नहीं देखा जहां चर्च और मंदिरों को निशाना बनाया गया हो, सेना पर AK-47 और मोर्टार से हमला हुआ हो और महिलाओं के साथ निर्ममता की सारी हदों का चिरहरण कर दिया गया हो। मणिपुर में 3 मई 2023 को हिंसा का दौर शुरू हुआ और इसके बाद यह दौर 15 मई 2023 को पूरी तरह से बंद हो गया। मणिपुर के दंगा प्रभावित इलाकों का हाल जानने के लिए देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जब 4 दिन के दौरे पर मणिपुर पहुंचने वाले थे, तो इस सूचना के बाद मणिपुर फिर से जल उठा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब हिंसा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, तो गृह मंत्री के दौरे की खबर से एक बार फिर से मणिपुर में हिंसा क्यों भड़की? इसका मतलब तो यही है कि आरक्षण की आड़ में मणिपुर हिंसा के पीछे का सच कुछ और ही है। मणिपुर में इस तरह की हिंसा का इतिहास नया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी हिंसा का ऐसा ही दौर काफी बार गुजर चुका है। हर दिन यहाँ के कुकी, नागा और मैतेई समुदाय आपस में खूनी संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन अब यह संघर्ष ड्रग्स के साथ जुड़ गया है। 1981 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान भी यहाँ पर ऐसा ही एक खूनी संघर्ष छिड़ गया था। उस समय यहाँ पर करीब 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जब हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई, तब इंदिरा सरकार ने सेना को भेजकर कुकी और मैतेई के बीच शांति समझौता करवाया, जिसमें तय किया गया कि कुकी पहाड़ी इलाके में रहेंगे तो मैतेई मैदानी भाग यानी घाटी में रहेंगे। शांति समझौते के बाद इन पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले कुकी समुदाय ने सबसे पहले गांजे की खेती करना शुरू किया। जब गांजे की खेती से इन्हें मुनाफा मिलने लगा, तो इन्होंने अफीम की खेती करना शुरू कर दिया, जिससे इन्हें और ज्यादा मुनाफा मिलने लगा। धीरे धीरे अफीम की खेती करना और उसकी तस्करी करना ही कुकी-जोमी लोगों के जीवन यापन का माध्यम बन गया। इस काम में कुकी नेशनल आर्मी, जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी जैसे संगठनों ने बड़ा मुनाफा कमाया। अफीम की खेती से मिले मुनाफे से इन लोगों ने आधुनिक हथियार खरीदे और यहाँ से ड्रग्स का यह कारोबार म्यांमार, लाओस,
कंबोडिया और थाईलैंड तक फैल गया। जब ये संगठन फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग होने लगे तो इनके साथ म्यांमार के कुकी आतंकवादी संगठन भी जुड़ गए। इन आतंकवादी संगठनों के एक्टिव होने के बाद यहाँ पर पाकिस्तान और चीन भी एक्टिव हो गए, जिससे यहाँ पर भारत से अलग राज्य की मांग उठने लगी। मणिपुर का कुकी समुदाय आज भी भारत के साथ नहीं रहना चाहता। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दो ट्राइब्स के बीच की दुश्मनी का फायदा उठाकर चीन और पाकिस्तान जैसी राष्ट्र विरोधी ताकतें भारत का एक बार फिर से विभाजन करने का सपना देखने लगे। साल 2008 में एक बार फिर से मणिपुर में गृह युद्ध शुरू हो गया। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने कुकी और कन्वर्टेड क्रिश्चियंस के साथ मिलकर मैती आदिवासियों के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन कहा जाता है। सरकार के द्वारा मणिपुर की ऊंची पहाड़ियों पर अफीम की खेती को अधिकृत मान्यता दे दी जाती है और भरोसा दिया जाता है कि सरकार कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। इसके बाद मणिपुर नशीले पदार्थों का गोल्डन स्टेट बन गया। चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार से यहाँ के संगठनों को आर्थिक सहायताएं मिलने लगी, जिससे मणिपुर से उगाई गई अफीम को भारत के अन्य राज्यों में भेजा जाने लगा, जिसने पंजाब जैसे राज्यों को उड़ता पंजाब बनाना शुरू कर दिया। किसी जमाने में पूरी दुनिया में ड्रग्स का सबसे ज्यादा उत्पादन मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका में होता था। 1990 के दशक में यह कारोबार अफगानिस्तान में शिफ्ट हो गया, लेकिन अब धीरे धीरे यह भारत के पड़ोसी देशों और यहाँ तक कि भारत के पूर्वोत्तर सीमाई राज्यों में शिफ्ट हो रहा है। इस समय म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया को ड्रग्स का गोल्डन ट्रायंगल माना जाता है। यहाँ से ड्रग्स को यूरोप और अमेरिका तक पहुँचाया जाता है। गोल्डन ट्रायंगल्स के देश भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करते हैं। इस कारण से मणिपुर, असम जैसे राज्यों के घने जंगल इन ड्रग्स माफियाओं के सबसे बड़े केंद्र बनते जा रहे हैं। म्यांमार के साथ भारत लगभग 400 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है, जिसमें से 10% से भी कम हिस्से पर तारबंदी है, जिसके चलते भारत की सीमा में प्रवेश करना आसान हो जाता है। इसी सीमा से रोहिंग्या भारत में प्रवेश करते हैं। म्यांमार से लगने वाली इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन मणिपुर के जंगलों से होकर गुजरती है और जंगलों में रहने का संवैधानिक अधिकार कुकी ट्राइब्स को ही मिला हुआ है। इस क्षेत्र में चर्च का बड़ा दबदबा है, क्योंकि कुकी पूरी तरह से ईसाई है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि म्यांमार से आने वाले रोहिंग्याओं को मणिपुर में बड़ी ही आसानी से प्रवेश कैसे मिल जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार के ड्रग्स माफिया रोहिंग्याओं का इस्तेमाल ड्रग्स म्यूल की तरह कर रहे हो और इस ड्रग्स कारोबार में चर्च का हाथ हो। ड्रग्स म्यूल्स ऐसे लोगों को कहा जाता है जो ड्रग्स का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं। ड्रग्स माफियाओं के लिए गोल्डन ट्रायंगल से ड्रग्स को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए यह रास्ता सबसे सेफ माना जाता है। मणिपुर के जिन एरियाज में ड्रग्स माफिया रहते हैं, उनमें से अधिकतर एरियाज कुकी ट्राइब्स के हिस्से में ही आते हैं। ये लोग ड्रग्स के बदले में रोहिंग्याओं को मणिपुर की पहाड़ियों में रहने की अनुमति दे देते हैं, जिससे मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में कुकी ट्राइब्स के साथ साथ रोहिंग्याओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। पहले ही मणिपुर जैसे राज्य देश से अलग होना चाहते हैं, उस पर रोहिंग्याओं की बढ़ती संख्या ने देश के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी। भविष्य में मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्य इन ड्रग्स माफियाओं और बढ़ते रोहिंग्याओं की संख्या के कारण भारत से अलग हो सकते थे। इसलिए यहाँ पर ड्रग्स के कारोबार को और अवैध रूप से बस चुके रोहिंग्याओं को नियंत्रित करना बहुत जरूरी हो गया था। इस कारण से सरकार ने रोहिंग्याओं को बाहर निकालने के लिए मणिपुर के सीमाई इलाकों में सख्ती करना शुरू कर दिया। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार मणिपुर में सफलता मिली और कांग्रेस से बीजेपी में आए वीरेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। मैते समाज से आने वाले मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह लगभग 30 वर्षों से मणिपुर की राजनीति में एक्टिव हैं। वीरेंद्र सिंह सरकार ने मार्च 2023 में उग्रवादी गुटों और सरकार के बीच 2008 में हुए समझौते को तोड़ दिया और अफीम की खेती पर हमला बोल दिया, जिससे हजारों एकड़ खेतों में लगे अफीम के पौधों को नष्ट करना शुरू कर दिया गया। वॉर ऑन ड्रग्स 2.0 के नाम से चलाए गए इस ऑपरेशन को असम राइफल्स के हेल्प से चलाया गया, जिससे पुराने खेत बर्बाद कर दिए गए तो नए अफीम के खेतों को उपजने ही नहीं दिया गया। ड्रग सप्लाई की चैन को भी धीरे धीरे तोड़ा जाने लगा। एक रिपोर्ट की माने तो 2017 से लेकर 2022 के बीच मणिपुर पुलिस सहित विभिन्न कानून लागू करने वाली एजेंसी के द्वारा लगभग 18,000 एकड़ जमीन से अवैध अफीम के बागानों को नष्ट कर दिया गया। मणिपुर सरकार ने अफीम की खेती करने वाले लोगों से वैकल्पिक खेती को अपनाने का आह्वान किया और कहा कि अफीम की खेती छोड़कर वैकल्पिक खेती अपनाने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। साल 2017 से 2022 तक पुलिस ने
लगभग 318 करोड़ रुपए का ड्रग्स जब्त किया, तो वहीं 2022 से 2023 में लगभग 137 करोड़ रुपए का ड्रग्स जब्त किया गया। मणिपुर पुलिस की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 से 2023 में राज्य पुलिस विभाग ने मणिपुर के विभिन्न जिलों में अफीम के बागानों को नष्ट करने का काम किया और 4305 एकड़ में अफीम की अवैध खेती को नष्ट कर दिया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार साल 2023 में 30 मार्च तक 25.36 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए और करीब 787 एकड़ अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा मणिपुर सरकार ने कांगपोकपी, चंदेल और चुराचंदपुरा जिलों में ड्रोन के उपयोग से पेस्टिसाइड का छिड़काव करके कुल 212 एकड़ अफीम की खेती को नष्ट किया। इस तरह की कार्रवाई से कुकी, क्रिश्चियन मिशनरीज, रोहिंग्याओं के साथ साथ चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई। वे किसी तरह मणिपुर में फिर से अफीम की खेती शुरू करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। वे एक ऐसे मौके की तलाश में थे जिससे सरकार एक बार फिर से उनके सामने झुक जाए और उनके साथ समझौता करे, ताकि वे फिर से मणिपुर के पहाड़ियों में अफीम की खेती शुरू कर सके। उन्हें यह मौका मिला 19 अप्रैल 2023 को, जब मणिपुर हाईकोर्ट ने सरकार से मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा देने के लिए कहा। मैतेई ट्राइब्स के शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिए जाने की मांग संविधान के लागू होने के समय से ही चली आ रही है। जब 21 सितंबर 1949 में भारतीय संघ में मणिपुर का विलय हुआ, तब मणिपुर के मुख्य समुदाय मैतेई को जनजाति का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन आजादी के बाद मैतेई से जनजाति का यह दर्जा छीन लिया गया। आजादी के बाद क्रिश्चियन मिशनरी तथा कुकी समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल किया गया और इस बात से मैतेई नाराज हो गए और निरंतर आक्रोश प्रदर्शन करने लगे, जिसके चलते बार बार मणिपुर में हिंसा होने लगी। मैतेई समाज ने साल 2010 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने मांग की कि उन्हें फिर से एसटी वर्ग में शामिल किया जाए। साल 2023 में हाईकोर्ट ने मैतेई समाज के दावे को मंजूर किया और मैतेई समाज को दोबारा आदिवासी वर्ग में शामिल करने के आदेश जारी किए। माना जाता है कि यह भी सरकार का ही एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि अभी तक मैतेई समुदाय को सिर्फ घाटी में ही रहने की अनुमति है, लेकिन जैसे ही उसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिल जाता है तो उसे मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहने की भी अनुमति मिल जाएगी। बस यहीं पर ड्रग्स माफिया और चर्च के लिए खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि उनका अरबों का ड्रग्स कारोबार और खरबों की जमीन और वन संपदा पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। बड़ी संख्या में मणिपुर में सेना के तैनात किए जाने पर कहीं न कहीं ड्रग्स माफिया और देश को तोड़ने के सपने देखने वाले लोगों को बड़ी गहरी चोट पहुंची है, और यही कारण है कि सेक्शन 355 के लागू होने के बाद मणिपुर में हिंसा का दौर बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक तरफ भारतीय न्यायालय का फरमान है, हिंदू मैतेई समुदाय है और सरकार है, तो वहीं दूसरी तरफ कन्वर्जन में लगा चर्च, हथियार और नशे का कारोबार करने वाले आतंकवादी संगठन है। देखा जाए तो पूर्वोत्तर की यह स्थिति भारत के लिए बहुत ही गहरे जख्म देने वाली है, लेकिन लगता है इस बार इस रोग का ऑपरेशन कर दिया जाएगा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।